Hello everyone and very welcome to the YouTube channel Study Era. Friends, as I told you, I begin with the US Constitution और क्योंकि वो बहुत ही लेंदी है इसलिए मैंने उसे 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसका पहला चैप्टर पहली वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। और आज मैं सेकेंड वीडियो लेके आई हूँ, साइलेंट फीचर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो साइलेंट फीचर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फ़ीचर्स हैं जो कि ऐसे ओपनली आपको नहीं पता चलते, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो आप एक आउट ऑफ व्यू आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं और 26 अमेंडमेंट्स हैं। ओके, और उसे सबसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तीसरी बात की जो मॉन्टेस्क्यू थे उनके थ्रू वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया दिया गया, जो कि बहुत फेवर्ड है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। जुडिशरी वहाँ की बहुत स्ट्रॉन्ग है, पूरी तरह से जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज करती है वो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के ऊपर। और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू तो वीक करी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को उतनी पावर्स मिल चुकी है कि वो मॉडर्न अमेरिका की नीड को पूरी तरह से फुलफ़िल कर सके। ठीक है, अच्छा ये तो और बातें हो गई, एक इंट्रोडक्शन टाइप हो गया इस चैप्टर का। अब चलते हैं हम एग्जैक्टली साइलेंट फीचर्स पे। तो पहला फीचर हम लेंगे रिटन कैरेक्टर। रिटन कैरेक्टर इन द सेंस रिटन फॉर्म है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है, यानी कि उसमें 7 आर्टिकल्स हैं और 26 अमेंडमेंट्स हैं। ओके, ये जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है इसे मॉडल ऑफ ड्राफ्टमैनशिप भी कहा जाता है। और मॉडल ऑफ ड्राफ्टमैनशिप के साथ साथ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही एलिगेंस, ब्रेविटी और क्लैरिटी से फुलफिल है। बहुत ही ज़्यादा क्लियर फॉर्म में ये लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भी कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्केलेटन फॉर्म दिया था। ठीक है, लेकिन कन्वेंशंस, कस्टम, जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेटिव मेजर्स, इन सब ने उसे पूरी तरह से उस स्केलेटन में फ्लैश भरा, उसको क्लोथ अप किया, उसको कंप्लीट किया। तो उसको कंप्लीट करने का जो श्रेय जाता है वो पूरी तरह से कन्वेंशंस, कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेटिव मेजर्स को जाता है। अब हम दूसरे साइलेंट फीचर की बात करें तो वो रिजिडिटी है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये जो रिजिडिटी फॉर्म है ये आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन से ही देख के पता लगा सकते हैं कि जब से वो कॉन्स्टिट्यूशन फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में 1787 में वहाँ पे ये बना था कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये फोर्स हुआ था 1789 में। तब से लेकर आज तक वहाँ पे सिर्फ 7 आर्टिकल और 26 अमेंडमेंट्स हैं। इस फॉर्म से ही आप समझ सकते हो कि वहाँ पे कितना टफ है अमेंडमेंट्स का प्रोसेस और कितना रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी तरह से चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द मॉडर्न अमेरिका। अच्छा, ओके, अब हम तीसरे कैरेक्टर की बात करते हैं, फेडरल कैरेक्टर। फेडरल कैरेक्टर से आप ये समझिए कि जो अमेरिका है that is consist of 13 states, and due to the new admissions of the new states it now a federation of 50 states. okay, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने वीक सेंटर बनाया था इन द स्टार्टिंग, क्योंकि उसने रेजिडरी पावर जितनी भी थी वो यूनिट्स को यानी कि स्टेट्स को दी थी। लेकिन अब प्रैक्टिकली जो है वो फेडरल सेंटर अमेरिका जो है वो बहुत पावरफुल बन चुका है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे सुप्रीम लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी लॉ, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है, इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। और सेपरेशन ऑफ पावर जो कि मॉन्टेस्क्यू ने आइडिया दिया था, ये वहाँ पे बहुत हेल्पफुल है। और पूरी तरह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 विंग्स में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और तीनों ही इंटरडिपेंडेंट हैं एंड दे कांट बी सेपरेटेड एंटायरली। बट फिर भी
अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी तरह से उन्हें अब जितना पॉसिबल हो सकता है सेपरेट रखने की कोशिश की है। जैसे कि जो कांग्रेस है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड है ना, वो पूरी तरह से 4 साल का टेन्योर, अपना फिक्स टेन्योर एंजॉय करता है और उस टाइम पे उसे कांग्रेस हटा भी नहीं सकती थी किसी भी तरह से, नो कॉन्फिडेंस भी लगा के नहीं हटा सकती थी, ठीक है। और जो जुडिशरी है वहाँ की, दैट इज़ वेरी पावरफुल। सुप्रीम कोर्ट वहाँ का बहुत पावरफुल है, पूरी तरह से जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज करने के लिए उसके पास पूरा हक है। तो एक तरह से ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का मतलब ये होता है कि अगर 3 लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि तीनों एक दूसरे के काम पर ध्यान दें, एक दूसरे के गलत कामों को हाईलाइट करें और उन्हें बताएं कि ये गलत है, और उसे उन तीनों का काम एक दूसरे में चेक करें और उसे बैलेंस भी करें। ये होता है चेक एंड बैलेंस, ठीक है। ओके, अब ये जो चेक एंड बैलेंस की बात है वो आप यहाँ से देखिए कि अगर हम एग्जाम्पल लें, फॉर एन एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट कैन veto the bill passed by the Congress. Okay, the Senate means the upper chamber, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है उनके यहाँ Senate होता है, ठीक है। That shares with the president his powers of making appointments to various federal office and conclusion of treaties with foreign states. Okay, the Senate controls the internal administration and external policy to the president. On the other hand, the Supreme Court can declare the law passed by the Congress and executive action taken by the President ultra vires. Or in this way only, the 3 organs of the government, judiciary, executive and legislative, have been interlocked and interchecked. तो यही जो है वो है, क्या इसको कहते हैं, चेक एंड बैलेंस। ये एक दूसरे के थ्रू चेक किए जाते हैं और बैलेंस भी किए जाते हैं। बिल ऑफ राइट्स, 7th इसका साइलेंट फीचर है बिल ऑफ राइट्स। देखिए बिल ऑफ राइट्स जो है, मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट्स में जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स है वो सिर्फ इसके ऊपर है, इसके ऊपर बेस्ड है, जो सिविल राइट्स हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी तरह से इन फंडामेंटल राइट्स को लोगों, पर्सन, प्रॉपर्टी, लिबर्टी, ये सारे जो राइट्स हैं पूरी तरह से दिए हैं, गारंटीज हैं, ठीक। लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वर्शिप की फ्रीडम है, हीबेस कॉर्पस की फ्रीडम है ना। एक जस्ट सोसाइटी प्रोवाइड की है अमेरिकन्स को। जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको बताया, वहाँ की जुडिशरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट या कोई भी लोअर फेडरल कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर रखता है लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट पे। द जुडिशरी दस एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। सुप्रीमेसी जुडिशरी की जो है वो एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर has led to the remark that the government of USA is governed by the judges and that of American Constitution is what the judge make of it. यानी कि जो सुप्रीमेसी है जुडिशरी की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर, और ऐसा कहा जाता है कि जो यूएस के जजेस हैं, यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो यूएस की गवर्नमेंट है वो वैसी ही बनती है जैसे वहाँ के जजेस या वहाँ की जुडिशरी उसे बनाती है, ऐसा कहा जाता है। रिपब्लिकनिज़म भी वहाँ पे है, जैसे कि जो यूएसए है उसने वहाँ, जैसे यूके में क्या था कि वहाँ का हेड ऑफ़ द स्टेट कौन था, मोनार्क था, लेकिन यहाँ पे रिपब्लिक फॉर्म है इसलिए यहाँ का हेड ऑफ़ द स्टेट प्रेसिडेंट है। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ओके। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट के अंडर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। यहाँ की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट में वेस्टेड हैं, ठीक है। वो ना ही कोई सेशन अटेंड करता है और ना ही आंसर क्वेश्चन में इस तरह अटेंड करता है, ठीक है। और उसके जो अपने आदमी कहते हैं, जो अपने फेवरेबल लोग होते हैं, जो अपने ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं, उसे वो फैमिली ऑफ द प्रेसिडेंट या कैबिनेट किचन कैबिनेट कहा जाता है। वहाँ डुअल सिटीजनशिप है, यानी कि यूएस का कोई भी मेंबर पहले यूएस का सिटीज़न है और फिर जो जिस स्टेट में वो रहता है उस स्टेट का सिटीजन है, यानी कि डुअल सिटीजनशिप, ठीक है। पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी कि वो जो यूएसए है उसकी सॉवरेनिटी उसके लोगों के हाथों में है, जैसे कि इंडिया में कहते हैं ना कि हमारी आज़ादी हमारे लोगों से है, हमारा बहन हमारे लोगों से है। तो सॉवरेनिटी जो है वो लोगों से है। जब लोग लिबर्टी होगी उनके पास तो पूरा कंट्री सोवरन होगा, पूरा कंट्री आज़ाद होगा, अपने आप को खुद रूल करेगा वो। स्पॉइल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में।
स्पॉइल सिस्टम में देखिए क्या होता है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि जो प्रेसिडेंट बनता था वो अपने ऑफिसेज में अपने सपोर्टर्स को ही भर देता था, ठीक है। और अगर जब वो मतलब जितने भी ऑफिसेज होते थे वहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट के ही ट्रस्टवर्दी लोग होते थे, जो उसके साथ के लोग होते थे तो वो अपने सारे ट्रस्टवर्दी लोगों को उन ऑफिसेज में भर दिया करता था, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था, अगर और जब वो रिज़ाइन देता था या रेजिग्नेशन उसका जब होता था या फिर उसका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाता था, तो उसके सारे जितने भी जो लोग थे जो उसके ऑफिस में वो सब हट जाते थे। और जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आता था फिर वो भी सेम एक्सरसाइज करता था, वो भी अपने लोगों को ऑफिस में भर देता था। तो इस तरह से क्या होता है कि जो एफिशिएंसी होती है काम करने की, एडमिनिस्ट्रेशन की, वो कम हो जाती है और करप्शन बढ़ जाता है, ठीक है। इनएफिशिएंट हो जाता है और करप्ट हो जाता है। और इसे ही वहाँ पे एक पेंडलटोन एक्ट कहा गया था जो कि 1883 में आया था। पेंडलटोन एक्ट जो कि पास हुआ इस सिस्टम को स्टॉप करने के लिए। अब क्या होता है कि उस पोजीशन पे बैठने के लिए 80% ऑफिसर्स को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फिल करने होते हैं और निकालने होते हैं। जब आप उन कॉम्पिटिशन्स को फिल अप करके वहाँ से क्वालिफाइड होंगे तब आप जाके उस पोजीशन उस ऑफिस में बैठ पाएंगे। ये नहीं है आपकी प्रेसिडेंट की ट्रस्टवर्दी हो तो आप घुस जाओगे, नहीं। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है तभी आप वहाँ पे आ सकते हो। बहुत ही कम केसेस में 20% केसेस में ऐसा हो जाता है कि स्पॉइल सिस्टम इनैक्ट हो जाता है, वरना तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू ही अब ऐसा होता है। ओके, बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या है, देखो बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है लोकसभा राज्यसभा, उनके यहाँ होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द लोअर चैम्बर एंड सीनेट द अपर चैम्बर। ओके सॉरी। ओके सो जो वहाँ का अपर चैम्बर है वो बहुत पावरफुल है, ठीक है, लोअर वाले से। हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि लोअर चैम्बर जो है हमारे का यानी लोकसभा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा पावरफुल है, पर उनके यहाँ सीनेट ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और जो अपर चैम्बर होता है उसका टेन्योर 6 ईयर्स का होता है। और लोअर हाउस जो होता है उसके मेंबर्स सिर्फ 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। हाउस में 100 मेंबर्स होते हैं और लोअर हाउस में 435 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रोथ टाइम टू टाइम जिस तरह से पूरी दुनिया चेंज होती रही, जिस तरह से नीड्स बढ़ती गई लोगों की, उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अपने आप को ग्रोथ किया है, ठीक है। और इसने जितनी भी 13 स्टेट्स हैं उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को उसने सेटिस्फाई किया है हर टाइम। अब क्या है कि जो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन था उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ओके। और अब उसमें बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, कन्वेंशंस ऐड अप हो गए हैं। अमेंडमेंट्स की बात करें जो कि सबसे मेन टॉपिक है वहाँ का, तो 10 अमेंडमेंट्स मैंने आपको बताया, 10 अमेंडमेंट्स जो स्टार्टिंग के हैं वो सिर्फ बिल ऑफ राइट्स पे डिपेंडेंट हैं। बिल ऑफ राइट्स यानी कि जितने भी राइट्स हैं लोगों के, अमेरिकन लोगों के, द राइट्स फॉर द अमेरिकन पीपल, वो 1 to 10 अमेंडमेंट्स में एग्जीक्यूट किए गए हैं। 11th अमेंडमेंट की बात करें तो 11th अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुराइयों को दूर करता है, ठीक है, दैट रिमूव्स द एम्बिगिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 13th की बात करें तो वो उसने स्लेवरी अबॉलिश की थी, राजन भत्रा मैंने आपको बताया था 13th अमेंडमेंट के थ्रू। 14th अमेंडमेंट रेगुलेटेड सिटीजनशिप, है ना, जितने भी वाइट लोग, कलर्ड लोग सब एक साथ एक तरह के हैं, ओके, एक तरह से उनको ट्रीट किया जाता है वहाँ पर। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि 16 अमेंडमेंट की जैसे फेडरल गवर्नमेंट है उसको टैक्स इनकम का ऑथराइजेशन दिया गया है। 18th अमेंडमेंट मैन्युफैक्चर जितने भी टॉक्सिक एजेंट्स हैं, टॉक्सिक लिकर्स वगैरह और इन सब का ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल सब कुछ प्रोहिबिट किया गया है इसके थ्रू, ओके। 20th पे अगर आते हैं तो इसने क्या किया है, सेशंस की डेट, कांग्रेस के सेशन की डेट इधर उधर उसकी चेंजमेंट की है, ओके। 21st जो अमेंडमेंट है
वो 18th अमेंडमेंट को ही एक तरह से अमेंडमेंट फॉर द अमेंडमेंट है, ठीक है। उसने क्या किया है, सिर्फ स्टेट के लॉज के अगेंस्ट ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन लिकर्स का या इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट्स का नहीं होना चाहिए। 22nd अमेंडमेंट, री एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। 23rd की जो इट गेव द रेजिडेंट्स ऑफ द कोलंबिया द राइट टू वोट, कोलंबिया के लोगों को राइट टू वोट दिया है, और फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। 24th अमेंडमेंट क्या है कि उसने पोल टैक्स किसी भी तरह का इम्पोजिशन उसको प्रोहिबिट कर दिया है। 25th अमेंडमेंट है कि किसी भी तरह अगर प्रेसिडेंट जो है वो अनेबल है अपनी ड्यूटीज़ को पूरी तरह से पूरे करने में, तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह ले सकता है। 26th अमेंडमेंट राइट टू वोट देता है सभी को जो कि 18+ हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं लॉज की। लॉ सेकंड फैक्टर है जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेड प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट इट्स ऑर्गेनाइजेशन, tenure and salaries of the judges were left to the determined by Congress only. Okay, and all the laws dealing with the organizations functioning of the government has expanded and enriched the constitution to a great extent till now. और डेवलपमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव जुडिशल इंटरप्रिटेशन वही जुडिशल रिव्यू मैंने आपको बता ही चुकी हूँ आपको। जैसे कि जो नेशनल गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट की जितनी भी पावर्स हैं, जैसे कि कॉमर्स, रेलवे, टेलीग्राफ डिसीजंस, ये सब उसके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, ओके। जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेंटर को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया है। डेवलपमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है कि टाइम पे जैसे प्रेसिडेंट्स जो आते गए, उन्होंने एग्जीक्यूटिव को बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया है। सम पावरफुल प्रेसिडेंट्स लाइक वाशिंगटन द फर्स्ट वन, जैक्सन, लिंकन, रूजवेल्ट, है ना, ये सब। तो ट्रीटीज़ जो हैं सीनेट्स की, उनको ट्रीटीज़ रिक्वायर सीनेट्स अप्रूवल। जो भी प्रेसिडेंट है यूएसए का, अगर वो कोई अप्रूवल दे रहे हैं, मतलब कोई ट्रीटी ऐसा साइन कर रहे हैं, तो उन्हें सीनेट की अप्रूवल चाहिए होती है। यही मैंने आपको चेक एंड बैलेंस में भी बताया था। कन्वेंशंस they played a very important magnificent role in the development of the constitution. The framers of the constitution only prepared the skeleton, as I told you before, and the flesh has been added to it by the conventions and other things. Constitution provided for an indirect election of the president, but by the conventions the elections become more or less direct. Speakers of the House of the Representatives should be chosen by House itself now. मनी बिल्स जो कि सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ही आएंगे, लेकिन जब सीनेट है वो भी ट्रेडिशनली वो रेवेन्यू बिल्स को कंसीडर करती है, और जो मनी बिल्स हैं वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करता है, जैसे कि हमारे यहाँ होता है। जितने भी मनी बिल्स हैं वो लोकसभा में आते हैं। अच्छा, अब हम अगर बात करें कि जैसे अगर लास्ट हम ऐसा बोलें कि हर चीज़ पढ़ने के बाद देयर इज़ नो डाउट that conventions play a very significant role even in the working of a written constitution of the United States. But it must be remembered that the extent of the conventional element in the American constitution is much less than the British one. ब्रिटेन की गवर्नमेंट में कन्वेंशंस का जितना बड़ा रोल है, हालांकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कन्वेंशंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही मैग्निफिसेंट रोल प्ले किया है, बट नॉट मोर देन ब्रिटेन। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. आई विल बी देयर विद द थर्ड वीडियो. You can check what's the third chapter is, and I'll be there with the third chapter, the American federalism, separation of powers and check and balance. Okay, thank you, bye. And keep commenting the queries and any questions related to the chapters in the comment box. Okay.